नमस्कार, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है अपनी इस ऑनलाइन क्लास में। कल हमने बात की थी लेसन नंबर 16 की अर्धचालक पदार्थों के बारे में हमने अध्ययन किया था और आज अपने पास एक नया लेसन होगा जो कि लेसन नंबर 2 है आरबीएसई बोर्ड के अकॉर्डिंग गाउस का नियम तथा उसके अनुप्रयोग। तो इस लेसन में हम गाउस के नियम समझेंगे और गाउस के नियम किस प्रकार से यूज होते हैं उनके बारे में अपने अध्ययन करेंगे और उस लेसन के अंतर्गत सबसे पहले अपने बात करेंगे कि ये विद्युत फ्लक्स क्या होता है, किसे कहते हैं विद्युत फ्लक्स। तो हमने ये माना कि अपने पास एक विद्युत क्षेत्र है कुछ इस प्रकार से, ये एक विद्युत क्षेत्र हो गया जिसकी डायरेक्शन ई वेक्टर इस दिशा में है। इस विद्युत क्षेत्र के अंदर यदि हम एक पदार्थ को रख दें, एक बंद पृष्ठ को रख दें, सपोज दैट ये एक बंद पृष्ठ रखा हुआ है किसी भी आकृति का, हमने यहाँ पे ऐसी एक आकृति ले ली, एक बंद पृष्ठ की वर्ताकार आकृति मान ली, ठीक है। तो किसी विद्युत क्षेत्र में जब आप किसी अन्य पृष्ठ को रखते हो तो इस रखी गई पृष्ठ के अंदर से गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। मतलब ये हो गया कि ये जो बंद पृष्ठ है इसके अंदर से कुछ विद्युत बल रेखाएं गुजर रही है, इस पृष्ठ के अंदर से कितनी बल रेखाएं गुजरी, उन बल रेखाओं की संख्या को हम क्या कहेंगे, विद्युत फ्लक्स कहेंगे। और इसे फाई ई से रिप्रेजेंट किया जाएगा। किसे रिप्रेजेंट करोगे, फाई ई से। फाई यहाँ पे फ्लक्स के लिए जबकि ई यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए आया है, तो कुल मिलाकर के प्रतिशत क्या हो जाएगा, फाई ई हो जाएगा। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो विद्युत फ्लक्स होता है फाई ई जिसको अपने कहते हैं, इसका मान कितना होगा, विद्युत फ्लक्स का मान, ये जो आपको विद्युत क्षेत्र दिखाई दे रहा है ई वेक्टर और इस पृष्ठ का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है सपोज दैट एस वेक्टर, तो इन दोनों के अदिश गुणनफल के तुल्य होगा। यानी कि विद्युत फ्लक्स का जो मान होता है वो विद्युत क्षेत्र ई वेक्टर और इसके अंदर रखे गए पृष्ठ के पृष्ठीय क्षेत्रफल एस वेक्टर के अदिश गुणनफल के तुल्य होता है। और यदि अपने अदिश गुणा की बात करें और यहाँ से यदि अपने डॉट हटा दें तो डॉट के स्थान पे यहाँ पे क्या आ जाता है, कोस थीटा आ जाता है। तो यहाँ पे जो फाई ई है उसका सूत्र क्या बन गया, ई एस कोस थीटा बन गया। ये थीटा एंगल क्या है, थीटा ई और एस के बीच का कोण है। ई तो विद्युत क्षेत्र है, आपको स्पष्ट डायरेक्शन है वो नजर आ रही है कि ई किस दिशा में है, एस कहाँ होगा, किस डायरेक्शन में होगा। मोस्टली बहुत सारे बच्चों को ये समस्या होती है कि जो जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है उसकी डायरेक्शन वो नहीं निकाल सकते या नहीं निकाल पाते, कई बच्चों के साथ ये समस्या होती है। तो विद्युत क्षेत्र के अंदर आपने जो भी पृष्ठ रखा है या किसी भी अन्य पृष्ठ की बात कर लो, उसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल की डायरेक्शन हमेशा और हमेशा उस पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर होती है। पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर किसकी डायरेक्शन होती है, पृष्ठीय क्षेत्रफल की डायरेक्शन होती है। जैसे अपने पास ये एक पदार्थ है, घनाभ के आकार का है, यदि इसके अपने पृष्ठीय क्षेत्रफल की डायरेक्शन देखें ना तो ये जो अपनी ओर का जो भाग है, ये जो पृष्ठ है इसकी पृष्ठीय क्षेत्रफल की डायरेक्शन है वो कहाँ होगी, पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर होगी। यदि मैं इस भाग के पृष्ठीय क्षेत्रफल की डायरेक्शन की बात करूं तो पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर होगी, इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करूं तो इसके लंबवत बाहर की ओर होगी। यानी कि पृष्ठीय क्षेत्रफल की जो भी डायरेक्शन होती है वो हमेशा और हमेशा कहाँ होती है, पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर होती है। अब जैसे ये वर्ताकार भाग है तो वर्ताकार भाग में सपोज दैट ये इस प्रकार से रखा हुआ है तो पृष्ठीय क्षेत्रफल की डायरेक्शन क्या बन जाएगी, ये डायरेक्शन बन जाएगी। यानी कि इसके लिए जो पृष्ठीय क्षेत्रफल की डायरेक्शन है वो ये है, तो ई इस डायरेक्शन में है, ई तो इधर है और एस इधर है, तो इन दोनों के बीच में यहां जो कोण बनेगा वो कोण कौन सा होगा, थीटा होगा। यानी कि यहाँ पे जो आपको एंगल थीटा नजर आ रहा है ये थीटा एंगल ई और एस के मध्य बनने वाला कोण होगा। तो विद्युत फ्लक्स का सूत्र क्या बन जाएगा, ई एस कोस थीटा, जहाँ थीटा है वो विद्युत क्षेत्र ई और पृष्ठीय क्षेत्रफल एस वेक्टर के मध्य बनने वाला कोण है। ओके, अब इसके लिए कुछ एक इंपॉर्टेंट कंडीशन हमें प्राप्त होती है कि यदि बात करें इसके मात्रक की, सबसे पहले इसके मात्रक और विमीय सूत्र अपने देख लेते हैं।
तो मात्रक बता सकते हो इसका मात्रक क्या होगा? मात्रक निकलेगा फाई ई बराबर ई एस कोस थीटा से। तो कोस थीटा का तो कोई मात्रक नहीं होता, तो ई और एस का मात्रक आप पुट कर लो तो भाई इसका मात्रक क्या बन जाएगा? ई का मात्रक क्या होता है? ई बराबर होता है एफ बट्टे क्यू। लेसन नंबर 1 में आप लोगों ने पढ़ा है, एकांक आवेश पर लगने वाले बल को ही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। यानी कि ई बराबर क्या होता है? एफ बटे क्यू होता है। तो एफ का मात्रक न्यूटन होता है, क्यू का मात्रक कूलाम होता है, यानी कि ई का मात्रक क्या बन जाएगा? न्यूटन प्रति कूलाम। ओके, एस क्या है? क्षेत्रफल है। क्षेत्रफल के लिए मात्रक क्या होता है? मीटर स्क्वायर होता है। इनटू क्या कर दिया? मीटर स्क्वायर। तो जी इसका मात्रक क्या आ जाएगा? इसका मात्रक आएगा न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम, इसका मात्रक बन जाएगा। अब बात करें इसके विमीय सूत्र की, कि इसका विमीय सूत्र क्या होगा। विमीय सूत्र भी आप ई कोस थीटा से निकालोगे, कोस थीटा कोई विमीय सूत्र नहीं होता। ई का विमीय सूत्र देखो, एस का विमीय सूत्र देखो, तो बन जाएगा फ्लक्स का विमीय सूत्र। तो जी ई का विमीय सूत्र क्या होता है? ई बराबर क्या होता है? एफ बटे क्यू। तो ई का यदि आप विमीय सूत्र निकालना चाहते हो तो एफ का विमीय सूत्र, एफ एक बल है जिसके लिए m1L1T-2 विमीय सूत्र होता है। क्यू का क्या होता है? क्यू का होता है जी T1A1, क्योंकि आवेश बराबर होता है धारा इंटू समय। तो धारा इंटू समय के आधार पे अब ई का मात्रक विमीय सूत्र क्या बन जाएगा? m1 अरेंज कर लो L1T-3A-1। ये किसका विमीय सूत्र आया? ये ई का विमीय सूत्र आया। तो वी का विमीय सूत्र कितना आया? m1L1T-3A-1। ये किसका विमीय सूत्र है? ये ई का विमीय सूत्र है। एस क्या है? एस पृष्ठीय क्षेत्रफल है, और पृष्ठीय क्षेत्रफल का विमीय सूत्र क्या होता है? तो एस का विमीय सूत्र क्या बन जाएगा? एस क्या है? क्षेत्रफल है, और क्षेत्रफल की विमा कितनी होती है? L2 होती है। तो इसको आप अरेंज कर लो तो विमीय सूत्र बन जाएगा m1, L की कितनी हो जाएंगी? L का 3 हो जाएगा, T का कितना होगा? T का 3 होगा, और A का कितना होगा? -1। ये विमीय सूत्र निकल के आ चुका है किसका? विद्युत फ्लक्स का। यानी कि इसका विमा क्या बन जाएगी? 13 - 31, 1 3 -3 -1। इस प्रकार से आप याद रखो 13 - 31 विमा होगी विद्युत फ्लक्स की। इसका मतलब क्या हो गया? m1L3T-3A-1, 13 - 31 यानी कि 1 3 -3 -1। ओके, तो ये हो गया इसका मात्रक और विमीय सूत्र। कई बार विद्युत फ्लक्स का विमीय सूत्र पूछ लिया जाता है। ओके, अब अपने यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट केस की बात करने वाले हैं। अब अपने यदि फ्लक्स की बात करें कि कब ये मैक्सिमम होगा, कब ये मिनिमम होगा, तो उस केस में क्या होगा कि यदि आप थीटा का मान, पहला केस है, यदि थीटा का मान 90 डिग्री हो तो क्या होगा? 90 डिग्री होने का मतलब क्या हो गया कि ये जो एस की डायरेक्शन है वो ई के परपेंडिकुलर है, लंबवत है, यानी कि ये जो भाग है वो ऐसा रखा हुआ है। उस केस में आप गौर से देख सकते हो कि सारी बल रेखाएं इस पृष्ठ के समांतर गुजर जाएंगी, उसके ऊपर और नीचे से गुजर जाएंगी। कोई भी बल रेखा है ना वो इसके अंदर से नहीं गुजरेगी, यानी कि इसके अंदर से गुजरने वाली बल रेखा है वो 0 होगी। तो फ्लक्स का मान कितना होगा? 0 बनेगा। और फॉर्मूले के हिसाब से भी आप ज्ञात कर सकते हो। तो फाई ई बराबर यहाँ पे कितना बन जाएगा? ई एस कोस 90, और कोस 90 का मान कितना होता है? कोस 90 का मान 0 होता है। तो फ्लक्स का मान यहाँ पे कितना आएगा? 0 आएगा। सेकंड केस में यदि अपने बात करें कि यदि थीटा बराबर कितना डिग्री हो जाए? 0 डिग्री हो, थीटा का मान यदि 0 डिग्री होता है, इसका मतलब ये हो गया कि एस की डायरेक्शन है वो ई की दिशा में ही है, यानी कि पृष्ठ है वो ऐसे रखा हुआ है। उस केस में बल रेखाएं वो अधिकतम जाएंगी इसके अंदर से, यानी कि फ्लक्स का मान है वो मैक्सिमम होगा। तो उस केस में ये कितना बन जाएगा? फाई ई का जो मान आएगा वो आएगा ई एस कोस 0, और कोस 0 का मान 1 होता है। तो फ्लक्स का जो मान होगा वो यहाँ मैक्सिमम बनेगा, और वैल्यू कितनी आएगी? उसका मान आएगा E इंटू एस। ओके, तो ये इसके मैक्सिमम और मिनिमम मान हो गए। अब यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट केस आता है, क्या? जैसे कि अपने पास ये एक पृष्ठ है, इस पृष्ठ को हमने विद्युत क्षेत्र में रखा, तो बल रेखाएं वो इस भाग से तो प्रवेश करेंगी और इस भाग से निकलेंगी। जो बल रेखाएं प्रवेश करती है, पृष्ठ तो ये भी है और पृष्ठ ये भी है, तो फ्लक्स इसका भी होगा और फ्लक्स इसका भी होगा।
अब इसका फ्लक्स कितना होगा, इसमें से जितनी बल रेखाएं प्रवेश करती हैं उसका फ्लक्स होगा, और इसका फ्लक्स कितना होगा, यहाँ से जो भी बल रेखाएं गुजरती हैं वो उसका फ्लक्स बन जाएगा। तो यहाँ जब बल रेखाएं प्रवेश करती हैं उस केस में उस पृष्ठ का फ्लक्स जो होता है वो नेगेटिव होता है, ऋणात्मक होता है। और जब बल रेखाएं बाहर निर्गत होती है उस केस में इस भाग का जो फ्लक्स होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। कैसे, जरा इसको अपने गौर से देखें तो जरा आप ये देखना कि अपने पास फ्लक्स है वो फाई ई है, उसका सूत्र क्या है, ई एस कोस थीटा है। जब आपने बल रेखा को प्रवेश कराया तो देखना ये होगा कि थीटा कितने डिग्री बनता है। सपोज दैट कि ई की डायरेक्शन यही है, ई तो फिक्स है इस दिशा में, इस पृष्ठ के लिए एस की डायरेक्शन क्या होगी, इस पृष्ठ के लिए एस की डायरेक्शन है वो बाहर की ओर होगी। ई इस डायरेक्शन में है, एस इस डायरेक्शन में है, तो दोनों के बीच एंगल कितने डिग्री बनेगा, दोनों के बीच बनेगा एंगल कितना, 180 डिग्री। तो फाई ई बराबर कितना आ जाएगा, ई एस कोस 180। तो कोस 180 का मान बता सकते हो कितना होता है, -1 होता है। तो फाई ई का मान कितना आएगा, माइनस का ई एस आएगा। यानी कि जब इस पृष्ठ के अंदर बल रेखाएं प्रवेश कर रही थी उस केस में फ्लक्स का मान है वो क्या आया है, नेगेटिव आया है। अब जो बल रेखाएं यहाँ प्रवेश कर चुकी थी वो इस भाग से निर्गत होंगी, बाहर निकलेंगी, तो फ्लक्स पॉजिटिव बनेगा या नेगेटिव बनेगा। विद्युत क्षेत्र ई की डायरेक्शन तो यही है, बल रेखाएं भी इसी दिशा में जा रही है और इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल की जो दिशा है ना वो भी इसी दिशा में है। यानी कि ई और एस दोनों एक ही डायरेक्शन में है, तो ई और एस के बीच एंगल कितनी डिग्री बनेगा, 0 डिग्री बनेगा। उस केस में फाई ई हमें कितना प्राप्त होगा, कोस 0, तो कोस 0 का मान 1 होता है, तो ये कितना बन जाएगा, ई एस बन जाएगा, यानी कि पॉजिटिव आएगा। तो कहने का मतलब ये हो गया कि जब भी बल रेखाएं इस पृष्ठ के अंदर प्रवेश करती हैं, विद्युत बल रेखाएं, उस केस में फ्लक्स नेगेटिव होता है, और जब बल रेखाएं बाहर निकलती हैं तो फ्लक्स पॉजिटिव होता है। शॉर्ट एंड स्वीट आप ये याद रखोगे कि प्रवेशित फ्लक्स नेगेटिव होता है और निर्गत फ्लक्स हमेशा पॉजिटिव होता है। ओके, और यहाँ पे हमने इस चीज़ को सिद्ध भी किया है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखोगे, ये एक इंपॉर्टेंट केस होगा अपने लिए। अब एक इंपॉर्टेंट बात कि अपने पास जो भी पृष्ठ है, जैसा भी पृष्ठ है, जैसे अपने पास ये एक बंद पृष्ठ है और इस पृष्ठ को आपने विद्युत क्षेत्र में रखा, लेकिन विद्युत क्षेत्र है वो समरूप है, यानी कि एक समान है, यानी कि विद्युत बल रेखाएं हैं वो एक दूसरे के समांतर है। तो समरूप विद्युत क्षेत्र में यदि आप इसको रख देते हो तो इसका जो कुल फ्लक्स आएगा वो हमेशा 0 होगा, क्योंकि जितनी बल रेखाएं प्रवेश करेंगी उतनी ही बल रेखाएं बाहर निर्गत हो जाएंगी। प्रवेशित हो जाएगा नेगेटिव फ्लक्स और निर्गत हो जाएगा पॉजिटिव फ्लक्स, परिमाण दोनों का बराबर होगा, तो इसका कुल फ्लक्स है वो 0 बन जाता है। यानी कि किसी भी आप बंद आकृति को जब आप समरूप चुंबकीय क्षेत्र में रख देते हो उस केस के अंदर जो कुल फ्लक्स होता है उस पृष्ठ का वो हमेशा और हमेशा कितना होता है, 0 होता है। ओके, अब अपने बात करते हैं कि अपने पास ये जो भी पृष्ठ है उस पृष्ठ के लिए विद्युत फ्लक्स का मान कैसे निकलेगा। मतलब कि पृष्ठ किसी भी आकृति का हो, ये विद्युत क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा है, आपको एक ऐसा पृष्ठ दे दिया, मान लो ये गोलाकार है या वर्ताकार है या घन घनाभ वर्गाकार, जो जैसा भी है, और इसके अंदर कोई भी एक आवेश रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है, आवेश रखा हुआ है। मतलब कि इसके अंदर मैंने क्या किया, एक आवेश को रख दिया, इसके अंदर मैंने एक आवेश को रखा, तो भाई कुल मिलाकर के बात ये हो जाएगी कि ये इस प्रकार की आकृति में है, ऐसी आकृति में है ये। इसके अंदर यदि मैं आवेश को रखता हूँ तो जाहिर सी बात है कि इसके अंदर यदि मैंने पॉजिटिव चार्ज रखा, पॉजिटिव चार्ज रखने पर जो बल रेखाएं जाएंगी वो हर संभव दिशाओं में जाएंगी इस प्रकार से, और धनात्मक आवेश के कारण जो बल रेखाएं होती है वो बाहर की ओर होती है, इस प्रकार से बल रेखाएं बाहर की ओर होती हैं। तो इसके अंदर से हर संभव दिशा में प्रत्येक पृष्ठ से बाहर की ओर बल रेखाएं गुजरेंगी। अब इसके पृष्ठों के अंदर से बाहर की ओर जो भी बल रेखाएं गुजरी हैं उन बल रेखाओं की संख्या को आप क्या कहोगे, इसका विद्युत फ्लक्स कहोगे।
विद्युत फ्लक्स ज्ञात कैसे होगा, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि अपने न्यूमेरिकल की दृष्टि से भी, एग्जाम की दृष्टि से भी और कंपटीशन एग्जाम में बेसिक की दृष्टि से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि भाई कोई भी बंद पृष्ठ होता है उसके अंदर दिया मैंने आवेश रख दिया तो उसके कारण इस पृष्ठ का कुल फ्लक्स है वो कैसे ज्ञात होगा, वो हमें काउंट करना है। तो सीधी सी बात होगी, सिंपल सा बेसिक होगा कि आपके पास जो भी पृष्ठ है उस पृष्ठ में कुल कितनी फलक है उस पृष्ठ को उतने ही भाग में डिवाइड कर दो। जैसे ये घन है, सॉरी ये घनाभ है, इसके अंदर 6 फलक हैं तो इसको 6 भाग में डिवाइड कर दो, पहला भाग, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और एक इधर वाला छठा। प्रत्येक भाग का अलग अलग फ्लक्स निकालो इस सूत्र की सहायता से और इसका जो कुल फ्लक्स होगा वो 6 भाग के फ्लक्स के योग के बराबर हो जाएगा। मतलब प्रत्येक भाग के लिए आप अलग अलग फ्लक्स निकालिए इस सूत्र की सहायता से और सारे 6 फ्लक्स को आपस में जोड़ दीजिए तो इस पृष्ठ का कुल फ्लक्स निकल के आ जाएगा। हालांकि ये घनाभ है या घन होता तो भी 6 भाग होते, यदि ये बेलनाकार आकृति होती तो इसके कितने भाग होते, बेलनाकार आकृति में 3 भाग होते, एक इधर वृत्ताकार वाला भाग, एक ये इधर वृत्ताकार वाला भाग और एक इसका ये वक्र पृष्ठ। तो बेलनाकार आकृति वो कितने भाग में टूटती, बेलनाकार आकृति 3 भाग में टूटती। ओके, अब यदि अपने पास कोई वर्ग गोलाकार आकृति है, गोला केवल एक सरफेस रखता है, उसको आप तोड़ नहीं सकते, तो गोला केवल एक ही सरफेस में आएगा, उसको केवल एक ही भाग बनेगा उसका। तो जो जैसी भी आकृति है उसमें आप जितने भाग में उसको काट सकते हो, तोड़ सकते हो, यानी कि जितने उसके फलक होते हैं उतने भाग में उसका काट लीजिए उसको और प्रत्येक भाग का अलग अलग फ्लक्स ज्ञात कर लीजिए और सारे फ्लक्स को आपस में जोड़ दीजिए तो आपके पास उस आकृति के लिए कुल फ्लक्स का मान निकल के आ जाएगा। तो अब अपने बात क्या करेंगे कि अपने पास एक बेलनाकार आकृति होगी और उसको हम समरूप विद्युत क्षेत्र में रखेंगे और ये सिद्ध करेंगे कि बेलनाकार आकृति का कुल फ्लक्स 0 होता है। और फ्लक्स निकालना मैंने आपको बता दिया कि बेलनाकार आकृति है वो 3 भाग में टूटेगी, प्रत्येक भाग का फ्लक्स निकालो अलग अलग, जिसके कारण आप कुल फ्लक्स है वो जोड़ देना, इसका कुल फ्लक्स निकल के आ जाएगा। इसके लिए अपने पास एक विद्युत क्षेत्र है, सपोज दैट इस प्रकार से, ये एक समरूप विद्युत क्षेत्र है। समरूप विद्युत क्षेत्र को किस प्रकार रिप्रेजेंट करते हो, जब विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे के समांतर और समान दूरी पे विद्यमान होती है तो वो जो विद्युत क्षेत्र होता है वो कैसा होगा, समरूप विद्युत क्षेत्र होगा और उसकी डायरेक्शन अपन ने इस दिशा में मान ली है। ओके, अब इसके अंदर आप एक बेलनाकार भाग रख दो। तो मैंने एक बेलनाकार भाग कुछ इस प्रकार से रख दिया, ये एक बेलनाकार भाग हो गया। जी, इस बेलनाकार भाग का कुल फ्लक्स हमें ज्ञात करना है कि इस बेलन का कुल फ्लक्स अपने पास कितना होगा। तो जैसा कि मैंने आपको ये कहा था कि जो भी आकृति होती है जिस किसी भी शेप की या आकार की, उसको आप जितने अधिकतम भागों में काट सकते हो काट लो, यानी कि तोड़ लो। तो बेलन को हम 3 भाग में तोड़ सकते हैं। तो एक भाग तो ये वृत्ताकार वाला होगा जिसको अपने नाम देंगे S1, एक दूसरा ये वृत्ताकार वाला भाग होगा उसको नाम दे दिया S2 और तीसरा ये बनेगा वक्र पृष्ठ जो कि हो जाएगा S3। जैसा कि आप लोग अपने घरों में देखो ड्रम देखा है तेल का, ठीक वैसा ही यहाँ पे ये सिस्टम बना हुआ है। ओके, अब आपको क्या करना है, इसका कुल फ्लक्स। तो इसका कुल फ्लक्स ज्ञात करने के लिए आप क्या करोगे, प्रत्येक भाग का अलग अलग फ्लक्स ज्ञात करो कि कितना फ्लक्स बनेगा और तीनों ही फ्लक्स को आपस में क्या कर दोगे, जोड़ दोगे तो आकृति का कुल फ्लक्स निकल के आ जाएगा। सबसे पहले आप S1 भाग का फ्लक्स ज्ञात करोगे। कौन से भाग का फ्लक्स ज्ञात करो, S1। तो पृष्ठ S1 के लिए सूत्र क्या बनेगा, इसको मैं φ1 नाम देता हूं, ये होगा ES cos थीटा। सूत्र ये होता है, अभी हमें मॉडिफाई करना है, मैंने सूत्र बताया सिर्फ आपको। एक्चुअल में ये जो S1 पृष्ठ है इसके ऊपर आप एक समोल छोटा सा भाग ले लो पृष्ठीय क्षेत्रफल का, यानी कि कितना भाग ले लिया, DS ले लिया। अब इस प्रकार क्या करते हैं, इसको आप बेलनाकार समझना। यहाँ पे मैंने क्या किया, एक छोटा सा भाग ले लिया S आकार का, वेरी स्मॉल, जिसका आकार DS मान लोगे। उसके पृष्ठ क्षेत्रफल की डायरेक्शन क्या बनेगी, ये बनेगी। ओके, ये आपको भाग दिखाई दे रहा है, ये भाग क्षेत्रफल की दिशा क्या बन जाएगी, ये, यानी कि जो DS की जो डायरेक्शन आएगी वो ये आएगी, DS1 बोल दिया चलो। ओके, और इस भाग के लिए E की डायरेक्शन है वो कहाँ है, वो भी इसी दिशा में है। तो E
और डी एस के बीच एंगल है वो कितने डिग्री बनेगा, 0 डिग्री, क्योंकि ई और डी एस दोनों एक ही दिशा में है। तो यहाँ पे जब आप इसको मॉडिफाई करोगे तो ये स्मॉल भाग है, तो इसके लिए फ्लक्स का मान भी वेरी स्मॉल होगा, d∅1 होगा। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा ई, और यहाँ क्या आएगा ds1, क्योंकि क्षेत्रफल हमने ds1 लिया है, वेरी स्मॉल भाग लिया है। तो फ्लक्स कितना बन गया, d∅1 बन गया। थीटा एंगल कितने डिग्री बनेगा, यहाँ पे थीटा एंगल बनेगा, ई भी यहीं पे है, डायरेक्शन क्षेत्रफल की भी यही दिशा है, तो थीटा बनेगा 0 डिग्री। तो d∅1 का जो मान आएगा वो ds1 इंटू ई हो जाएगा, क्योंकि थीटा का मान यहाँ पे कितना है, 0 डिग्री है। अब बात करेंगे पृष्ठ S2 के लिए, तो सेम प्रोसेस है, इसके ऊपर भी आप एक छोटा सा भाग ले लो, क्षेत्रफल ds2 नाम दे देंगे, उसके क्षेत्रफल की दिशा क्या होगी, लंबवत बाहर की ओर, ये ds2 की दिशा हो जाएगी, और ds2 यहाँ पे क्या है, इस छोटे वाले भाग का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है। तो E की डायरेक्शन क्या है, E तो जी इस दिशा में बना हुआ है, तो E और ds2 के बीच एंगल कितने डिग्री बनेगा, 180 डिग्री का। तो पृष्ठ S2 के लिए क्या हो जाएगा, पृष्ठ S2 के लिए भाग कितना बन जाएगा, ये हो जाएगा d∅2 बराबर E ds2 कोस 180, और कोस 180 का मान कितना होता है, -1, तो ये हो जाएगा माइनस का E ds2। क्यों, क्योंकि थीटा का मान यहाँ पे कितना है, 180 डिग्री है। ओके, अब बच गया जी तीसरा भाग, कौन सा, S3 पृष्ठ बच गया। इस पृष्ठ के ऊपर भी आप एक क्षेत्रफल ले लोगे, वेरी स्मॉल, डायरेक्शन ऊपर की ओर जाएगी, पृष्ठीय क्षेत्रफल की दिशा ऊपर की ओर जाएगी, और इसके क्षेत्रफल को हमने कितना माना, ds3, वेरी स्मॉल मान लिया। तो भाई पृष्ठ S3 की यदि अपने बात करें, पृष्ठ S3 के लिए d∅3 कितना बनेगा, E ds3 कोस, एंगल कितने डिग्री आएगा, E इस दिशा में है, क्षेत्रफल इस दिशा में है, एंगल कितने डिग्री बनेगा, 90 डिग्री, यहाँ होगा कोस 90, तो d∅3 कोस 90 का मान 0 होता है, तो इसका मान कितना आएगा, 0 आएगा, क्योंकि यहाँ पे थीटा है वो कितने डिग्री है, 90 डिग्री है। तो आपने कुल तीनों फ्लक्स ज्ञात कर लिए, d∅1 यानी कि इस छोटे वाले भाग के कारण, उस छोटे वाले भाग के कारण, और इस तीसरे छोटे वाले भाग के कारण आपने फ्लक्स ज्ञात कर लिया है। एक चीज का ध्यान रखना, आपने ds1 क्षेत्रफल के कारण ये मान ज्ञात किया, अभी पूरे S1 के कारण नहीं आया है, केवल ds1 के कारण आया है। इसी प्रकार इस छोटे वाले बिंदुवत भाग के कारण आपका फ्लक्स निकल के आया है, जिसको मैं d∅2 बोला है, ये पूरे भाग के कारण नहीं आया है। इसी प्रकार ये S3 कंप्लीट पृष्ठ के कारण नहीं आया है, तो कंप्लीट पृष्ठ के कारण कैसे आएगा, यदि आपको d∅ से फाई ज्ञात करना है तो हम क्या करते हैं, इसका इंटीग्रेशन करना पड़ता है। d∅ से यदि आपको फाई ज्ञात करना हो तो हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन। तो यदि आप d∅1 से φ1 ज्ञात करना चाहते हो ना, तो इसकी समीकरण का आपको क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। हालांकि अब इनका कुल फ्लक्स वो कितना बनने वाला है, कुल फ्लक्स भाई d∅ बनेगा एक बार के लिए, तो d∅1 प्लस d∅2 प्लस d∅3 ये बन जाएगा। ओके, d∅, या फिर आप एक काम और कर सकते हो, कुल आपको सीधा यदि फाई ज्ञात करना है तो आप ऐसा कह सकते हो, यहाँ से आपको जो d∅1 नजर आ रहा है उससे आप φ1 ज्ञात कर लो। क्या ज्ञात कर लो, φ1, कैसे, इसके इंटीग्रेशन से। तो इसका इंटीग्रेशन करोगे तो मैं यहीं पे इसको अरेंज कर देता हूँ, φ1 क्या बन जाएगा जी, इसका इंटीग्रेशन बन जाएगा क्लोज इंटीग्रेशन, बंद पृष्ठ के लिए। इसी प्रकार से आपको φ2 ज्ञात करना है तो सामने वाले इक्वेशन का आप इंटीग्रेशन कर दो, क्लोज इंटीग्रेशन। इसी प्रकार d∅3 से φ3 ज्ञात करना है तो सामने वाले क्या कर दो, इंटीग्रेशन कर दो, तो आपके पास इसका मान भी निकल के आ जाएगा। यानी कि ये φ1 हो गया, φ2 हो गया और φ3 हो गया। अतः आप इसका कुल फ्लक्स फाई ज्ञात कर सकते हो φ1 φ2 φ3 के योग से, यानी कि तीनों पृष्ठ का जो कुल फ्लक्स था ना वो हमने जोड़ दिया है। तो फाई बराबर क्या बन जाएगा, φ1 की वैल्यू कितनी है, ई ds1 का इंटीग्रेशन है, ई ds1 का इंटीग्रेशन प्लस नहीं, यहाँ पे φ2 माइनस में है, तो माइनस इंटीग्रेशन ई ds2 प्लस 0। ओके, अब आप क्या करोगे, फाई ई तो इंटीग्रेशन से बाहर आएगा, इंटीग्रेशन किसका होगा, ds1 का होगा। ई यहाँ इंटीग्रेशन से बाहर आएगा क्योंकि कांस्टेंट वैल्यू है, नियतांक है, एक समान है, और ये हो जाएगा इंटीग्रेशन किसका, ds2 का।
अब इंटीग्रेशन केवल क्षेत्रफल का होना है, क्षेत्रफल का इंटीग्रेशन करोगे ds1 का, तो ये पूरा क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। इंटीग्रेशन क्षेत्रफल का करते हैं तो मतलब समझ में आया करना क्या होता है। जैसे ये मान लो कि अपने पास पूरा क्षेत्रफल S है और इसके अंदर हमने एक छोटा सा भाग ले लिया ds, कितना भाग ले लिया ds, और कोई हमें ये कह दे कि ds का इंटीग्रेशन कितना आएगा, तो ds इस प्रकार से बहुत सारे भाग हैं वो आपस में जुड़े हुए हैं, तो सारे भाग इंटीग्रेशन का मतलब आपस में आप इस प्रकार से ds को जोड़ देते हो तो एक कंप्लीट क्षेत्रफल निकल के आता है। तो ds का कितना बन जाता है, s बन जाता है। तो यहाँ से ds1 का क्या बन जाएगा, ds1 का बन जाएगा s1, और यहाँ ds2 का क्या बन जाएगा, s2 बन जाएगा। लेकिन s1 और s2 दोनों ही भाग वर्ताकार हैं, दोनों वर्ताकार भाग हैं, तो दोनों का पृष्ठीय क्षेत्रफल भी आपस में क्या होगा, समान होगा। तो आप ये ऐसा कह सकते हो कि ES माइनस ES, क्योंकि S1 S2 आपस में बराबर है, ये कैंसिल होगा, परिणामी मान कितना आएगा, 0 निकल के आएगा। तो कुल मिलाकर के बात ये हो गई कि ये अपने पास जो भी बंद पृष्ठ है बेलनाकार आकृति का, उसको हमने समरूप विद्युत क्षेत्र में रखा, तो रखने पर इसका जो कुल फ्लक्स है वो कितना बनेगा, 0 बनेगा। और वेरी सिंपल, हमने करना क्या है कि इसको 3 भाग में हमने तोड़ा है, 3 पृष्ठ हमें दिखाई दिए, तो प्रत्येक पृष्ठ का आप अलग अलग फ्लक्स ज्ञात कर लो। सबसे पहले आपने एक अल्पांश की कल्पना की है, पृष्ठ क्षेत्रफल की कल्पना की है आपने, उसका फ्लक्स निकाला है, फिर उसके आधार पर इंटीग्रेशन किया तो कंप्लीट फ्लक्स अपने पास निकल के आ गया था। लेकिन बेसिक ये है कि आकृति है, यहाँ पे बेलनाकार है, 3 भाग में तोड़ा, तीनों भागों का कुल फ्लक्स ज्ञात किया और फिर परिणामी फ्लक्स के लिए तीनों भागों को आपस में जोड़ दिया, तो आपके पास कुल फ्लक्स है वो निकल के आ गया, जिसका मान कितना आया, 0 आया। इसी प्रकार से आपने बुक में जो भी क्वेश्चन है, एग्जाम्पल है या फिर आगे वाले आंकिक प्रश्न है, सारे के सारे यदि फ्लक्स ज्ञात करना है तो वो इसी बेस पे आने वाले हैं। ओके, तो आज के लिए हमने फ्लक्स को पढ़ा है, आज के लिए बस इतना ही। कल अपने बात करेंगे गाउस के नियम की। तब तक के लिए बाय, थैंक यू।